भारत का मजाक बनाने वालों के ऊपर शुरू हुई कार्रवाई। इजिप्ट उधार मांगने आया गेहूं तो भारत ने निकाल दिया कर। इंडोनेशिया के मंत्री नहीं दे रहे थे भारत को पाम ऑयल, भारत ने चली ऐसी चाल की चली गई कुर्सी। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले जिन देशों ने भारत के गेहूं को खरीदने से कुछ दिन पहले इनकार कर दिया था, उसमें एक देश इजिप्ट भी शामिल था। इजिप्ट में कृषि योग्य लैंड की काफी कमी है, इसलिए इजिप्ट दूसरे देशों से एक गेहूं को इंपोर्ट करता है। लेकिन कुछ दिन पहले भारत के गेहूं को लेने से इनकार कर दिया था और अब इजिप्ट के ऐसे हालत हो गए हैं कि बस कुछ ही दिनों के लिए इजिप्ट के पास गेहूं का भंडार मौजूद है। इसलिए अब दोबारा भारत से गेहूं खरीदने का समझौता करना चाहता था, लेकिन इजिप्ट के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी ना के बराबर बचा है। इसलिए भारत ने इजिप्ट से समझौता करने से इनकार कर दिया था। इजिप्ट वर्ल्ड बैंक पहुंचा और अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए फंड जारी करने की वर्ल्ड बैंक से अपील करी, लेकिन अभी तक वर्ल्ड बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। लिहाजा अब इजिप्ट को यह डर सताने लगा है कि जो बचा भंडार है वह भी खत्म ना हो जाए। इसलिए दोबारा भारत के कदमों में आकर बैठ गया है और भारत से मदद करने की अपील कर रहा है। अब इजिप्ट के पास केवल एक ही रास्ता है कि इधर से भारत गेहूं की सप्लाई करे और उधर से इजिप्ट गेहूं के बदले कोई सम्मान भारत को दे। अभी हाल ही की खबरों में कहा जा रहा है कि भारत इजिप्ट को गेहूं देकर उसके बदले में उर्वरक ले सकता है। उधर भारत में गेहूं के मूल्यों में संशोधन भी किया जा रहा है। गेहूं के मूल्यों को बढ़ाया जाने वाला है, लेकिन फिर भी इजिप्ट भारत से गेहूं खरीदने को तैयार है। दरअसल रूस और यूक्रेन से इजिप्ट गेहूं खरीदता था, लेकिन वहां से अभी फिलहाल सप्लाई नहीं हो पा रही है। वहीं अभी कुछ दिन पहले भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने टर्की को गेहूं की सप्लाई करी थी, लेकिन तुर्की ने आखिर वक्त पर गेहूं को लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वही सप्लाई इजिप्ट पहुंची, लेकिन उसके सैंपल को देखे बिना ही इजिप्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया और भारतीय जहाज को बंदरगाह के अंदर भी इजिप्ट आने नहीं दिया। इजिप्ट के इस कदम से भारत को कई मुश्किलें आई। वहीं इजिप्ट में ऐसा नहीं था कि गेहूं का विशाल भंडार मौजूद है, क्योंकि इजिप्ट में उपयोग होने वाले गेहूं का 35% हिस्सा है इजिप्ट के द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि इजिप्ट 65% हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है, जिसमें रूस और यूक्रेन। अभी तक वे देश को भारी मात्रा में गेहूं की सप्लाई किया करते थे, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते ये दोनों देश गेहूं की सप्लाई किसी भी देश को नहीं कर पा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के समुद्री रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है, तो वहीं रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, जिसके चलते लोग भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। अब ले दे के भारत ही एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है, लेकिन मिस्र के सामने भी एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है कि अब इजिप्ट को भारत के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इजिप्ट के पास गेहूं खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं और भारत भी गेहूं के एक्सपोर्ट पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा चुका है। तो भारत भी अब इजिप्ट को उधार के तौर पर गेहूं की सप्लाई नहीं कर सकता। इसी वजह से वर्ल्ड बैंक से अपने प्रोग्राम दुरुस्त करने के लिए $500 मिलियन उधार लेने की गुजारिश कर रहा है, जिसके बाद भारत से 5 लाख टन गेहूं इंपोर्ट करेगा। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड बैंक ने भी अभी तक इजिप्ट को फंड देने का ऐलान नहीं किया है। उधर दूसरी तरफ इंडोनेशिया की भी अकड़ बाहर निकल गई है। भारत के साथ पंगा लेना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारना। कितने देश के नेताओं ने भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन वे अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है और दूसरा उदाहरण इंडोनेशिया के ट्रेड मिनिस्टर। ये बीते हफ्ते भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे और उधर बीते कल इनको बर्खास्त कर दिया गया। पिछले कुछ सालों से कई देशों के नेताओं के दिलों में आग लगी थी कि भारत को भला बुरा कहा जाए और भारत की छवि को दुनिया में खराब की जाए, लेकिन उनके साथ भारत ने जो कुछ भी किया वह आप खुद देख लीजिए। शुरू पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री से हुआ था और खत्म इंडोनेशिया के ट्रेड मिनिस्टर से हुआ है। इमरान खान अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को देख लो, या फिर इंडोनेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद को ले लो। जिस देश के नेताओं ने भारत सरकार से पंगा लिया है, सभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। और अब इसी सीरीज में भी हाल ही में मौजूदा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इंडोनेशिया के ट्रेड मंत्री को बर्खास्त कर दिया। दरअसल पिछले महीने इंडोनेशिया ने भारत को सप्लाई करने वाले पाम ऑयल पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद भारत सरकार ने इंडोनेशिया की काफी खिदमत की थी कि भारत को पाम ऑयल की सप्लाई
सप्लाई जारी रखे। भारत थक गया कहते कहते, लेकिन इंडोनेशिया नहीं माना। भारत ने उसके बाद भी इंडोनेशिया से कहा कि तुम प्रोसेस करके पाम ऑयल ना दो, लेकिन रॉ मटेरियल तो दे दो, भारत खुद प्रोसेस करके उसका ऑयल निकाल देगा। लेकिन फिर भी इंडोनेशिया नहीं माना और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ वहां के ट्रेड मिनिस्टर का रहा। तो वहीं ट्रेड मिनिस्टर को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया, जिसकी वजह थी उसने राष्ट्रपति को गलत सुझाव दिया था कि भारत पर पाम ऑयल पर बैन लगाया जाए। दरअसल इंडोनेशिया में पाम ऑयल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते कीमत कम करने के लिए इंडोनेशिया में यह कदम उठाए गए थे। लेकिन अब इंडोनेशिया में ऐसे हालत हो गए हैं, पाम ऑयल सड़ने लगा है, कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि जो देश इंडोनेशिया के पाम ऑयल पर अभी तक निर्भर थे, जब इंडोनेशिया ने उन देशों को पाम ऑयल देना बंद कर दिया तो वे सभी देश दूसरे देशों से खरीदने लगे या फिर खुद ही कोई तरकीब निकाल दी। वहीं भारत अब खुद ही पाम ऑयल की जगह सोयाबीन तेल का उपयोग करने लगा और साथ ही दूसरे देशों से भी पाम ऑयल के लिए बातचीत कर रहा है। उधर इंडोनेशिया भी भारत से गेहूं का भारी इंपोर्ट करता था, लेकिन भारत भी अब इंडोनेशिया को लिमिटेड क्वांटिटी में गेहूं की सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, तो ये तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले भारत ने जब गेहूं की सप्लाई पर दुनिया के देशों पर रोक लगाई थी, तो सबसे पहले यूरोपीय संघ ही भारत को आंख दिखाने के लिए सामने आया था। अभी गेहूं की सप्लाई का मामला थमा नहीं कि यूरोप के देश एक बार फिर से भारत की स्टील का काफी तेजी से इंपोर्ट कर रहे थे। अचानक से यूरोप के देशों में भारत से स्टील का एक्सपोर्ट इतना तेजी से बढ़ गया कि किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। दरअसल भारत में आपने कुछ महीने पहले तक देखा होगा कि भारत में स्टील की कीमतें काफी हाई स्तर तक पहुंच गई थी। तो अब प्राइस को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ठोस कदम उठाया गया। जब भारत में स्टील की कीमतों में काफी इजाफा होने लगा तो भारत सरकार ने विदेशों से जो कोयले खरीदे थे उन पर टैक्स की दरों को बहुत कम कर दिया, जिसके चलते भारत के अंदर मौजूद प्राइवेट कंपनियों में स्टील का उत्पादन किया जाने लगा। इसके बाद भारत में स्टील उत्पादन अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। स्टील का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसकी कीमतों में भारी गिरावट आएगी, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से उल्टा हो गया। स्टील के रेट कम होने के बजाय बढ़ने शुरू हो गए। वजह साफ थी कि जैसे ही स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा तो भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां यूरोप के कई देशों को स्टील एक्सपोर्ट करने लगी। इसके चलते भारत के प्राइवेट कंपनियों को तो फायदा हुआ, लेकिन भारत के अंदर स्टील प्रोडक्शन की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ बढ़ने लगी। दरअसल यूरोप ने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया था और इसके तहत भारत से एक्सपोर्ट होने वाले स्टील पर टैक्स कम कर दिए थे, जिसके चलते भारत की कंपनियों को फायदा हो रहा था। लेकिन भारत के अंदर स्टील को लेकर काफी महंगाई बढ़ रही थी। इससे सिर्फ और सिर्फ घाटा भारत की आम जनता को हुआ। तो अब भारत ने एक बहुत बड़ा एक्शन यूरोप के खिलाफ ले लिया है और भारत से दूसरे देशों को बेचे जाने वाले स्टील प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगभग 50% बढ़ा दिया है। यानी कि जो पहले स्टील की कीमतें थी उससे 1.5 गुना हो गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।